नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच होने वाली त्रिपक्षीय बैठक के बाद क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि क्या अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। कार्यक्रम में हम आपको ये भी बताएंगे कि फ्रांस ने ब्रिटेन से मिली खुफिया जानकारी के बाद एक ऐसा काम कर दिया है जिससे उसे पुतिन के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। यूएई में रूस, अमेरिका और यूक्रेन की पहली त्रिपक्षीय बैठक। डोनबास पर मॉस्को ने दोहराया पुराना रुख, कहा युद्ध समाप्त करने के लिए छोड़ना होगा क्षेत्र। ग्रीनलैंड पर ईयू ने दिखाई एकजुटता, वित्तीय मदद दोगुना करने की तैयारी। नाटो का आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर जोर। तीखी आलोचना के बाद कनाडा पर राष्ट्रपति ट्रंप ने निकाली खींच। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता लिया वापस, नहीं बताया कोई स्पष्ट कारण। जापान में 8 फरवरी को होने वाले चुनाव का रास्ता साफ, प्रधानमंत्री ने निचला सदन किया भंग। बजट पर होने वाला मतदान टला, चुनाव में महंगाई होगा प्रमुख मुद्दा। अमेरिका ने WHO से तोड़ा नाता, सरकारी फंडिंग और संगठन में तैनात सभी कर्मचारियों को बुलाया वापस, कहा दोबारा शामिल होने की योजना नहीं। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की दिशा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में चल रहे प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। आबू धाबी में रूस, यूक्रेन और अमेरिका की एक त्रिपक्षीय बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि अमेरिका की ओर से शांति प्रस्ताव पर दोनों पक्षों से बातचीत के बाद इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि दोनों पक्षों से जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसको देखकर लगता है कि शांति प्रस्ताव के रास्ते में कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। आइए इस पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में राष्ट्रपति ट्रंप की पहल अब रंग लाती दिखाई दे रही है। कई दौर की बातचीत के बाद पहली बार हो रही अमेरिका, रूस, यूक्रेन त्रिपक्षीय बैठक ने उम्मीदों को जगा दिया है। हालांकि ट्रंप दावोस में पहले ही दावा कर चुके हैं कि पुतिन और ज़ेलेंस्की ने एक समझौते पर पहुंचने की इच्छा जताई है। अबू धाबी बैठक से पहले रूस यूक्रेन के साथ बैठकों का दौर चला। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने अमेरिकी समकक्ष से मुलाकात की तो युद्ध रुकवाने के लिए एक संभावित फ्रेमवर्क पर 3 अमेरिकी दूतों ने रूसी राष्ट्रपति के साथ बैठक की। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ हुई मुलाकात में राष्ट्रपति पुतिन के साथ रूस के विदेश नीति सलाहकार यूरी कुशियोव और विशेष दूत किरिल दिमित्रेव भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया कि बैठक में क्षेत्रीय रियायत के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर अंतिम समझौते के लिए एक निश्चित स्थान और तारीख का इंतजार कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप के साथ मुक्त आर्थिक क्षेत्र के मुद्दे पर भी बातचीत हुई है। अमेरिका ने समझौते के तौर पर यूक्रेन को प्रस्ताव दिया था कि अगर वो रूसी कब्जे वाले क्षेत्र को छोड़ दे तो वहाँ फ्री इकोनॉमी जोन बन सकता है। हालांकि ये व्यवहारिक रूप से कैसे काम करेगा ये स्पष्ट नहीं है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक के नतीजों के बारे में यूरोपीय सहयोगियों को जानकारी दी जाएगी। इस बीच अबू धाबी बैठक से पहले क्रेमलिन ने मॉस्को के पुराने रुख को दोहराते हुए कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि यूक्रेनी सेना डोनबास क्षेत्र को पूरी तरह से खाली कर देगी। हालांकि उन्होंने इस पर कोई विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया। दरअसल यूक्रेन युद्ध खत्म कराने में क्षेत्रीय रियायत सबसे बड़ा और कठिन मुद्दा है। रूस ने यूक्रेन के लगभग 20% हिस्से पर कब्जा कर रखा है। रूस चाहता है कि यूक्रेन डोनबास क्षेत्र को छोड़ दे और वर्तमान कब्जे को मान्यता दे। हालांकि यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं है। रूस की एक मुख्य कोशिश यूक्रेन को नाटो से दूर रखना है और शांति समझौते के बाद यूक्रेन में कोई
नाटो सैनिक न रहे। वहीं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूक्रेन के लिए लंबे समय से अमेरिका से सुरक्षा गारंटी की मांग कर रहे हैं। इस बीच मॉस्को ने अमेरिका में जब्त रूसी संपत्तियों का अपने क्षेत्र, खासतौर से कुर्स्क के पुनर्निर्माण में इस्तेमाल का प्रस्ताव दिया है। रूस ने अमेरिका में जब्त की गई इन संपत्तियों की कीमत करीब $5 अरब आकी है। हालांकि यूक्रेन ने इसे बेतुका प्रस्ताव बताकर खारिज कर दिया है। रूस यूक्रेन के बीच कूटनीतिक दरवाजे जरूर खुल गए हैं, लेकिन युद्ध के मैदान पर स्थिति जस का तस बनी हुई है। दोनों तरफ से हमलों का सिलसिला जारी है। और इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप त्रिपाठी। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल यही है कि ये जो बैठक, शायद बैठक अब शुरू भी हो गई या कुछ देर में शुरू होने वाली है, अभी उसको लेकर के कोई ठोस खबर हम तक नहीं पहुंची है, लेकिन इस बैठक से कितनी उम्मीद है युद्ध रुकने की? देखिए, इतना तो तय है कि जो डिप्लोमेसी का एक, हम कह सकते हैं कि एक कदम आगे बढ़े हैं, स्पेशली जब यूक्रेन और रशिया दोनों काउंटर पावर बैठेंगे एक साथ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से जो दोनों तरफ के जो मांगे हैं, जो उनके डिमांड है, इतना आसान नहीं है कि टेबल में आकर के जो पुतिन की मांग है या जेलेंस्की की मांग, वो बात कंसेंसस में बदल जाए। जैसे कि अब आपने अभी दिखाया अपने रिपोर्ट में कि डोनबास पुतिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है। पुतिन चाहते हैं कि 4 साल की युद्ध के बाद डोनबास उनको मिले, और जब ये पुतिन चाहते हैं कि डोनबास उनको मिले, उसी समय जेलेंस्की ये चाहते हैं कि यदि डोनबास को हम लूज किए तो आखिर यूक्रेन की जनता के पास हम क्या मूल्य करके जाएंगे? इतिहास में जेलेंस्की को किस रूप में याद किया जाएगा कि 4 साल में लाखों लोगों की जान गवा करके क्या डोनबास रीजन ही देना था, तो आपने युद्ध क्यों किया? तो मुझे लगता है कि डोनबास रीजन इतना आसान नहीं कि टेबल में रिजॉल्व हो जाए, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट आपने कहा सिक्योरिटी को लेकर के, तो हो सकता है कि पुतिन सिक्योरिटी को लेकर के थोड़ा सा अपना सॉफ्ट स्टैंड रखे, क्योंकि वो जान चुके हैं कि नाटो जो है माइनस अमेरिका मतलब कुछ भी नहीं है। नाटो की ताकत को भी बहुत अच्छे से आंकते हैं पुतिन, और ये भी जानते हैं कि नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन अब बहुत बड़ा विषय नहीं है आज के टाइम में। जिस प्रकार से ट्रंप की पॉलिटिक्स चल रही है और यूरोप को जिस प्रकार से ट्रंप ने हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है, नाटो के रेलेवेंस को, नाटो की भूमिका को पूरी तरीके से डाइफंक्शनल करने की कोशिश की है। वहां पर अब नाटो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा, लेकिन डोनबास बहुत बड़ा मुद्दा होगा। आई डोंट थिंक सो। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यूरोप के साथ किस तरह से जो राष्ट्रपति ट्रंप का रवैया रहा वो सबने देखा, इस सब के बीच अगर हम यूक्रेन की बात करें या वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की बात करें, उनके पास पाने के लिए क्या है? खोने के लिए तो है जो उनकी स्थिति अभी है। देखिए, कई बार इतिहास आपको इसलिए याद नहीं करता कि आपको मिला क्या, इतिहास इसलिए याद करता कि आपने लड़ाई कितनी लड़ी। जिस प्रकार से 4 साल से जेलेंस्की लड़ाई लड़ रहे थे और ये साबित किया कि मैं लड़ सकता हूं, यानी कि अमेरिका का सपोर्ट रहा हो या नाटो का सपोर्ट रहा हो। लेकिन यदि आपको डोनबास को लूज ही करना था तो ये तो मान 2 साल पहले से भी चल रही थी, पुतिन कर रहे थे, तो आखिर आपको मिला क्या? तो मुझे नहीं लगता कि टेबल में आकर के डिप्लोमेसी का इतना बड़ा ग्राउंड क्लियर हो चुका है कि वो डोनबास को बहुत ही सहजता के साथ पुतिन को देंगे, ये मुझे नहीं लगता है। लेकिन 2 साल पहले की हम स्थिति को देखें तो तब है कि आज जो है जेलेंस्की स्थिति, जी 2 साल पहले की स्थिति को अगर हम देखें तो तब अमेरिका पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा था, यूरोप पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा था। लेकिन हाल के महीनों में हमने देखा है कि पूरे समीकरण बदल गए हैं। ऐसे में अगर ज़ेलेंस्की किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो वो तो डोनबास से भी ज्यादा हिस्सा उनको गंवाना पड़ेगा युद्ध के जरिए। देखिए, आप एकदम सही कह रहे हैं कि सिचुएशन डायनामिक्स चेंज हुआ है। 2 साल की पहले सिचुएशन अलग थी, आज की अलग है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि एक्चुअली जेलेंस्की लड़ किसके लड़ रहे थे। जेलेंस्की की लड़ाई किस बात को लेकर की थी? इस बात को लेकर की नहीं थी कि तुम कब तक अमेरिका मेरे साथ देगा। वो लड़ाई इस बात की लेकर की थी कि मेरी जो टेरिटरी है मैं लूज ना करूं। तो मुझे लगता है कि अंतिम टाइम तक शायद जेलेंस्की लड़े, लेकिन क्योंकि पुतिन का जो एक एम्बिशन था हमेशा कि ये जो पूरा का पूरा जो ईस्टर्न यूक्रेन है और जो साउथ ईस्टर्न यूक्रेन है, ये एरिया वो नहीं लूज करने वाले, इसको लेकर रहेंगे या डिप्लोमेसी के थ्रू या अपने फोर्स के थ्रू। और इस टेबल पर यदि इतने सहजता से व्यवहारिक रूप से जेलेंस्की आते हैं टेबल में, तो मुझे लगता हो सकता है कि रिजॉल्व हो जाए, लेकिन संभावना बहुत कम है। अभी आने दीजिए, क्योंकि ट्रंप पर बहुत भरोसा नहीं कर सकते। अभी ट्रंप का थोड़ा सा क्या है कि पुतिन को अपीस करना है, बोर्ड ऑफ पीस बनाना है,
उसमें पुतिन को मेंबर बनाना है, और कहीं ना कहीं जो ग्रीनलैंड का मुद्दा है, ये जो ईरान का मुद्दा है, यहां से भी थोड़ा सा डाइवर्ट करके के ईज करना है, यूक्रेन के मुद्दे को थोड़ा सा अभी क्या करना है, उसको स्मूथ करना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है कि टेबल में आकर के जेलेंस्की आके साइन कर देगी कि डोनबास आप ले लीजिए। तो बीच का रास्ता क्या हो सकता है, क्योंकि यूएस जिस तरह से मीडिएट कर रहा है, उसमें बीच का रास्ता क्या हो सकता है इस युद्ध को रोकने का? देखिए, सबसे बड़ा सवाल मीडिएशन का ही है। यूएस की मंशा नहीं है कि यहां पर ये वॉर खत्म हो। मैं बहुत क्लियर कर दूं, जिस दिन अमेरिका चाहेगा वो उसी दिन फिर वहां जेलेंस्की को नहीं बुलाना पड़ेगा, जेलेंस्की को ये नहीं समझाना पड़ेगा कि डोनबास आप लूज कर दो। जिस दिन ट्रंप चाहेंगे उस दिन पुतिन का डोनबास रीजन होगा। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी के लिए, और इसीलिए मुझे लगता है ये हाइड एंड सीक का खेल है ट्रंप का, और ट्रंप की बातों पर बहुत भरोसा नहीं कर सकते। जो इंसान ये कह सकता है कि जो गाजा है वो रियल एस्टेट की तरह है, मुझे लोकेशन बहुत पसंद है, मैं वहां रिजॉर्ट बनाऊंगा, उस व्यक्ति के लिए जियोग्राफिकल आइडेंटिटी बहुत मैटर नहीं करती है। तो डोनबास लूज करना ये जेलेंस्की के लिए सुसाइडल होगा, पहली बात। दूसरी बात ये, पुतिन के लिए इतना आसान नहीं है। प्रेसिडेंट पुतिन को समझना पड़ेगा कि बोर्ड ऑफ पीस में जाकर के मेंबर बन करके आप अब ट्रंप पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज की डेट में ट्रंप किसी का नहीं, वो सिर्फ अमेरिका फर्स्ट है। यदि वो मार्क कार्नी को थ्रेटन दे सकता है, मैक्रोन को थ्रेटन दे सकता है, तो पुतिन तो अभी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रीसेट होगा। रीसेट होने की कोई चांस मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी। हाँ, इतना जरूर है कि आइस मेल्टिंग जरूर हो रही है, और वो उसका रीजन यही है आइस मेल्टिंग करने का, कि दुनिया का ध्यान ईरान और ग्रीनलैंड से जाकर के यूक्रेन में जाए कि देखिए, भले ही मैं बोर्ड ऑफ पीस बना रहा हूं, इसका पहले चैप्टर में सफलता मुझे मिल गई। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि जिस तरह से हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से पिछले कुछ दिनों में बयान आया था, वो कहते थे कि रूस और यूक्रेन को रोकने के लिए जो काम चल रहा है उसमें पुतिन का तो रवैया सही है, लेकिन जेलेंस्की का कहीं ना कहीं अड़ियल रवैया है। और उसको जो अमेरिकी अधिकारियों के अन्य बयानों की ओर आप जाइए तो वो कहते हैं कि जेलेंस्की को कहीं ना कहीं, और रूस भी कहता है कि यूरोप का सपोर्ट है, यूरोप जेलेंस्की को भड़का रहा है। अब यूरोप के साथ जिस तरह से ग्रीनलैंड को लेकर के तनातनी चली है, उसके बाद लगता है आपको कि अमेरिका जेलेंस्की के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब रहेगा? आप सही कह रहे हैं कि इस समय अमेरिका का जो प्रेशर है वो बहुत ही रियलिस्टिक है, वो विजिबल है, दिखता है हमें। और जेलेंस्की का जो एक फैंटेसिज्म था कि मुझे यूरोप सहयोग करेगा, हमने देखा था कि 2 महीने पहले हम देख रहे थे कि मैक्रोन और कीर स्टारमर और ये जो आपके जर्मनी के चांसलर, ये सब मिलकर के बहुत बहुत अच्छे तरीके से जेलेंस्की को बूस्टअप कर रहे थे कि यदि अमेरिका साइड ढूंढता है तो हम आपका कोऑपरेट करेंगे। अब जेलेंस्की ने देख लिया इनकी ताकत को, इनके मैस्कुलिन कैपेसिटी को देख लिया है कि यदि अपने ये ग्रीनलैंड को नहीं बचा पा रहे हैं तो ये मेरी सोवरेनिटी की क्या रक्षा कर पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा अपर हैंड में अमेरिका जरूर है, और इसीलिए मुझे लगता है, हो सकता है, आपकी बात सही है, हो सकता है कि टेबल में लाने तक तो सफल हो सकते हैं ट्रंप, लेकिन ये जेलेंस्की क्या इस बात को इतना प्रेशर में आकर के लूज करेंगे डोनबास को? यदि करते हैं तो ये ट्रंप के लिए बहुत बड़ा हिस्टोरिक मुझे लगता है विक्ट्री होगी। और जो बोर्ड ऑफ पीस, जो प्राइवेट यूएन बनाने की कोशिश है ट्रंप की कि मैं यूएन तो बनाऊंगा लेकिन प्राइवेट बनाऊंगा, और मैंने इन्विटेशन दे दिया, मुझे लगता है ये बहुत हिस्टोरिक होगा यदि ये सफल होता है। लेकिन व्यवहारिक तौर से मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है कि 4 साल के युद्ध को जेलेंस्की आएंगे और पूरे टेबल में कहेंगे कि डोनबास आप ले जाइए और मैं अमेरिका के साथ जाने वाला हूं। इतना आसान है। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान के साथ हाल में चरम पर पहुंचा अमेरिका का तनाव कम हो गया है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों से लगता है कि अमेरिका ईरान को लेकर जल्द ही कोई बड़ा सैन्य कदम उठा सकता है। वहीं ईरान भी पीछे नहीं है। ट्रंप के बयानों के बाद ईरान ने भी कड़ा जवाब देने की बात कही है। आइए आपको ताज़ा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम बातचीत करेंगे। कुछ दिनों की मोहलत के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। ईरान को लेकर ट्रंप का यह बयान ग्रीनलैंड पर यूरोपीय देशों को कुछ हद तक झुकाने के बाद आया है। हालांकि ट्रंप ने ईरान पर सीधे हमले की बात तो नहीं कही है, लेकिन उसके इर्द गिर्द कसे जा रहे अमेरिकी सैन्य शिकंजे की जानकारी देकर क्षेत्र की स्थिति को फिर से तनावपूर्ण बना दिया है। दावोस से लौटते समय राष्ट्रपति ट्रंप ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका की एक बड़ी नौसैनिक फौज ईरान की तरफ बढ़ रही है। ट्रंप ने इसे अरमाडा और भारी बेड़ा बताया, लेकिन साथ ही ये उम्मीद भी जताई कि बल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इस दौरान ट्रंप ने दोहराया कि तेहरान के खिलाफ बल प्रयोग की उनकी धमकी ने 837 प्रदर्शनकारियों को फांसी दिए जाने से रोक दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि वो ईरान से बात करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले अमेरिकी अधिकारियों की ओर से बताया गया था कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया में पहुंचेंगे। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, कई विध्वंसक और अमेरिकी जंगी जहाज पिछले सप्ताह एशिया पैसिफिक से निकल पड़े हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन को समुद्र में चलने वाला सबसे बड़ा जंगी बेड़ा माना जाता है और इस युद्धपोत पर अमेरिका के सबसे घातक लड़ाकू विमान तैनात हैं। ये मूवमेंट ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान ने बढ़ते विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए बड़े पैमाने पर बल प्रयोग किया, तो अमेरिका प्रदर्शनकारियों के समर्थन में खड़ा हो गया। दोनों तरफ से हुई तीखी बयानबाजी से तनाव चरम पर पहुंच गया है। प्रदर्शनकारियों की हत्या को रोकने के लिए ट्रंप ने बार बार धमकी दी, यहां तक कि हमला करने की बात से भी इनकार नहीं किया। हालांकि विरोध प्रदर्शनों के धीमे पड़ने के साथ ही ईरान को लेकर ट्रंप के रुख में भी नरमी आई, लेकिन जब ट्रंप दावोस पहुंचे तो ईरान को लेकर अपने इरादे साफ करते गए। उन्होंने कहा कि अगर उन पर किसी तरह का हमला हुआ तो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप के सख्त होते रुख पर ईरान ने भी पलटवार करते हुए कड़ी चेतावनी दी है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने कहा कि हमारी उंगलियां भी ट्रिगर पर हैं। ईरान ने बुधवार को पहली बार विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों का आंकड़ा जारी किया, जिसमें बताया गया कि 3117 लोग मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। ये विरोध प्रदर्शन दिसंबर में आर्थिक चुनौतियों को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही ये राजनीतिक असंतोष और सरकार की पावर को चुनौती देने वाला आंदोलन बन गया। अमेरिका के हस्तक्षेप से खाड़ी में जंग के नए बादल मंडराते दिख रहे हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर त्रिपाठी, हाल में हमने देखा कि खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये स्वीकार किया कि ईरान ने वहाँ पर प्रदर्शनकारियों के ऊपर बल प्रयोग बंद कर दिया, और साथ ही साथ उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी धमकियों के बावजूद ईरान ने कई सौ लोगों को फांसी पे जो लटकाने वाला था वो बंद कर दिया। उसके बाद मामला सुलझ गया था। ईरान में विरोध प्रदर्शन भी बंद हो गए हैं। ईरान की ओर से भी बयान आया, पेज़ेश्कियान जो राष्ट्रपति हैं उनकी ओर से बयान आया कि हमसे कुछ गलतियां हो गई थी, हमने शुरुआत में ही अगर जो व्यापारियों ने आंदोलन शुरू किया था उनको सुना होता तो ये हालात नहीं होते। उसके बाद अब प्रेसिडेंट ट्रंप को इस तरह के बयान देने की क्या ज़रूरत है, नंबर एक, और नंबर दो, अमेरिका की इतनी बड़ी फौज इलाके में भेजने की क्या ज़रूरत है? सबसे पहले कि ट्रंप का यह कहना कि फांसी की जो सजा वो रुक गई थी इसलिए हम शांत हो गए थे, सत्य ये नहीं है। सत्य था कि उस बीच में इजराइल को अपने आप को थोड़ा प्रिपरेशन करनी थी, एयर डिफेंस को मजबूत करना था, और उसी समय इमीडिएट आज से 3-4 दिन पहले के बात क्या हो रही थी कि जो इसके एयर बेसिस थे मिडिल ईस्ट में, स्पेशली में कतर और सऊदी की बात करी तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया था कि हम अपनी लैंड को या एयर स्पेस को नहीं यूज होने देंगे। आपकी महत्वाकांक्षा का शिकार सऊदी अरब और कतर नहीं हो सकता है। ये जो न्यूज थी अभी 3-4 दिन पहले की थी, और थोड़ा सा पॉज लेना था ट्रंप को, और उधर थोड़ा सा फोकस भी ग्रीनलैंड की तरफ करना था, क्योंकि थोड़ा सा नेटो फोर्सेस को ना उनको थोड़ा शांत करना था ट्रंप को, कि इनको पहले हम बताएं कि तुम्हारी सामरिक क्षमता कितनी है। वहां उन्होंने क्या किया, सेटल डाउन किया। दावोस में हमने कल देखा किस प्रकार से यूरोप पूरी तरह से नतमस्तक नजर आया, और अब
क्या है, इधर तैयारी हो चुकी है स्ट्रेटेजिकली। और दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि उस समय जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर था अब्राहम लिंकन, वो कहां पर था उस समय? साउथ चाइना सी में था। वहां से आते आते उसको टाइम था लगना, अब वो जाके पर्शियन गल्फ, अरेबियन सागर से होकर के पर्शियन गल्फ पर पहुंचा। तो ये जो पोजिशनिंग थी, इसको पोजिशनिंग करनी थी, क्योंकि जब मिडिल ईस्ट के जो एयर बेसिस थे उन्होंने मना किया तो उनको लगा कि हम कहां से अटैक करेंगे, घेरा कहां से, इंसर्कल कहां से करेंगे ईरान को। तो अरेबियन सी से इंसर्कल करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को वहां पर पोजिशन किया। सवाल अमेरिका की पोजिशनिंग का नहीं है, सवाल रिटेलिएशन का भी है। अभी आज ही आप सुनिए वहां के विदेश मंत्री का जो उन्होंने कहा, अब्बास अरागची ने कहा कि ऐसे मार मारेंगे कि याद रखिएगा। दैट मीन्स ये हमारा सब कुछ होगा। ये जून 2025 का 12 दिनों का वॉर नहीं है, वहां हमने संयम बरते थे। यहां पर हम जो रिटेलिएशन करेंगे, सबसे पहले दुश्मन नंबर 1 इजराइल को मानते हैं, इसके बाद अमेरिका को मानते हैं। और आज भी देखूं कि जॉर्डन के छोड़ करके सऊदी, कतर अभी भी हेजिटेंट है कि हम अपनी लाइन को नहीं यूज होने देंगे। जॉर्डन क्लियर है, जॉर्डन से वो तैयारी कर रहे हैं वहां से, और यहां तक कि कतर धीरे धीरे फिर से बैक हो रहे हैं, उनके जो फोर्सेस है, ट्रूप्स है। तो तैयारी चल रही है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरान की भी अपनी तैयारी, ईरान का पूरा S-400 डिफेंस सिस्टम मजबूती से स्थापित है। दूसरा, ईरान ने अभी क्या किया है कि ICBM, लेकिन इजराइल ने जब वहां पर हमला किया था, इनका पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको मोसाद के लोगों ने वहां पर जाकर के पूरा नलीफाई कर दिया था। तो उस समय भी इनका एयर डिफेंस सिस्टम तो काम नहीं किया था सर। जी देखिए, जो उस दौर का जो 12 दिन का जो वॉर था, मुझे लगता है उतनी तैयारी के साथ में तो दोनों के लिए उतनी तैयारी नहीं थी। और इजराइल की जो कैपेसिटी एक्सपोज हुई, इजराइल के जिस तरह के शहरों को निस्तारबूद किया गया, मारा गया, और इसकी जो बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेसिटी है ईरान की, जो हाइपर सोनिक मिसाइल है, उसकी रेंज जो है डायरेक्टली इजराइल तक है। और यहाँ तक कि जो ICBM की जो रेंज है वह 10,000 किलोमीटर तक, अमेरिका तक भी जा सकती है। तो इस पर तैयारी दोनों की है। देखिए, ईरान की भी तैयारी है, अमेरिका की भी तैयारी। अब देखना होगा। तो मिडिल ईस्ट के जो दूसरे देश हैं, जिसमें सऊदी है, कतार है, ओमान है, मिस्र है, ये नहीं फंस जाएंगे कहीं? क्योंकि ईरान तो इनके ऊपर भी हमला करेगा, तो अमेरिका इनको कैसे बचाएगा? डेफिनेटली इसीलिए अमेरिका क्या कर रहा है, अपने स्ट्रेटजी को चेंज किया। अमेरिका अरेबियन सी से अपने अब्राहम लिंकन जो है उसका एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहां के थ्रू वो लॉन्च करना चाहता है B-2 बॉम्बर्स। वो अभी भी बचा रहा है कि उसके जो एयर बेसिस है ये सेफ रहे, क्योंकि उन्होंने अपना डिक्लाइन किया है, वो नहीं चाहते कि इनवॉल्व। लेकिन वहां से भी होगी, इसलिए मैं जॉर्डन की बात कर रहा हूँ कि जॉर्डन से सबसे पहले अटैक यदि होगा तो जॉर्डन की तरफ से होगा। तो कहीं ना कहीं तैयारी दोनों तरफ से है, इधर से भी है जी, अरेबियन सीज की तरफ से है, और उधर तो आने वाले समय में काफी हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं इस इलाके में। डॉक्टर त्रिपाठी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। फ्रांस ने ब्रिटेन से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर भूमध्य सागर में रूस से आ रहे एक तेल टैंकर को रोक लिया। नौसेना के मुताबिक यह कार्रवाई प्रतिबंधित रूसी गुप्त बेड़े को निशाना बनाने के मकसद से की गई। दरअसल ग्रिंच नामक जहाज पर फर्जी झंडा लगाकर संचालन करने का संदेह है। बयान में कहा गया है कि फ्रांसीसी नौसेना आगे की जांच के लिए टैंकर को बंदरगाह तक ले जा रही है। अमेरिका आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हो गया। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारी ने दोबारा WHO में शामिल होने की योजना से इनकार किया है। अमेरिका ने कहा है कि उनके देश का अब अन्य देशों के साथ सीधे संपर्क करके रोग निगरानी और दूसरे प्राथमिकताओं पर काम करने की योजना है। अमेरिका पर WHO की करीब 2,380 करोड़ रुपए से ज्यादा की फीस बकाया है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो कोई भुगतान नहीं करेंगे, क्योंकि WHO को पहले ही जरूरत से ज्यादा दिया गया है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने शुक्रवार को संसद के निचले सदन को भंग कर दिया, जिससे देश में 8 फरवरी को मध्यावधि चुनाव का रास्ता साफ हो गया। संसद भंग होने के बाद अब बजट पर मतदान टल गया है, जिसका उद्देश्य एक कमजोर अर्थव्यवस्था को सहारा देना और बढ़ती महंगाई से निपटना था। 465 सदस्यीय निचले सदन के भंग होने के साथ ही
12 दिनों का चुनाव प्रचार अभियान शुरू होगा, जिसकी औपचारिक शुरुआत मंगलवार से होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को उसका नया मालिक मिल गया है। अमेरिकी कंपनी के अधिग्रहण के बाद से अब बैन लगने का खतरा भी टल चुका है। जॉइंट वेंचर में अमेरिकी कंपनी ओरेकल, सिल्वर लेक और यूएई समर्थित निवेश कंपनी MGX के निवेशकों की हिस्सेदारी करीब 50% की होगी। वहीं टिकटॉक की मूल कंपनी बाइट डांस के वर्तमान में मौजूदा निवेशकों से संबंधित इकाइयों के पास 30% से अधिक की हिस्सेदारी रहेगी। बाकी की 19.9% बाइट डांस खुद अपने पास रखेगी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में लगी बड़ी जंगल की आग का असर अब आवाजाही पर भी हो रहा है। आग की वजह से इलाके में सड़कें बंद कर दी गई है। पर्थ से करीब 120 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बसे 4 छोटे शहरों के करीब 1,500 लोगों को खाली करने के आदेश जारी किए गए हैं। जंगल में लगी आग बेकाबू होकर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रही है। युगांडा के सेना प्रमुख ने चुनाव के बाद से जारी प्रदर्शन में विपक्षी दलों से संबंधित 30 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है, जबकि 2000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेने का दावा किया है। सेना प्रमुख ने विपक्षी नेता बॉबी वाइन पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है। हालांकि विपक्षी नेता बॉबी वाइन चुनाव के बाद से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं, लेकिन चुनाव को खुली चोरी बताते हुए विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है।